नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल साम्राज्य को बताया भारत का स्वर्णिम युग। कहा, चोल साम्राज्य ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को बढ़ाया आगे। तमिलनाडु में आदि थिरुवथिरुई महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का किया अवलोकन। गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में और दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 21वीं सदी को बताया भारत के लिए विज्ञान की सदी। कहा, अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही हैं उपलब्धियां, जो देश के लिए गौरव की बात। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों से अपने इतिहास को जानने और गौरव महसूस करने का किया आह्वान। देश की धरोहरों को मिली वैश्विक पहचान पर जताई प्रसन्नता। और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर मची भगदड़। तार टूटने के कारण करंट फैलने से 6 लोगों की मौत। राष्ट्रपति ने जताया दुख। सीएम धामी ने की मुआवजे की घोषणा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु स्थित गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि थिरुवथिरुई महोत्सव में हिस्सा लिया। यह महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जन्मोत्सव के साथ साथ उनके सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरे होने को भी समर्पित है। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। इस महोत्सव से ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण शुरू होने का स्मरण भी जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कावेरी की धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि काशी का सांसद होने के नाते उनका मां गंगा के साथ एक आत्मिक जुड़ाव है। आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है। गंगा जल से अभिषेक किया गया है और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चोल राजाओं ने अपना राजनयिक और व्यापारिक विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य के इतिहास और विरासत को भारत की वास्तविक क्षमता बताया। चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव,
और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश की सफलताओं का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धियों पर बात की। पीएम ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा को देशवासियों के लिए प्रेरणादायी बताया। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का जिक्र कर कहा कि यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में खेलो भारत नीति 2025 की अहम भूमिका है और गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता हैं। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की वैज्ञानिक सोच और फिटनेस के प्रति लगाव से ही आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड के गुमला जिले के युवा ओम प्रकाश साहू की प्रेरणादायक कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मछली पालन के जरिए न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने इलाके में बदलाव की नई बयार भी लाए। मन की बात में चर्चा होने पर ओम प्रकाश साहू काफी खुश हैं।
उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उनका जिक्र किया जाना परिवार और इलाके के लिए गौरव की बात है। साहू ने कहा कि एक नक्सली से प्रगतिशील किसान और मत्स्य पालक के रूप में इस बदलाव के सफर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से उन्हें काफी संबल मिला, जिस कारण वो इस मुकाम तक पहुंच सके। गुमला के बसिया के ओम प्रकाश साहू हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र किया है। उस इलाके में ये नीली क्रांति के पर्याय बने हैं। अगर प्रधानमंत्री जी नाम लिए हैं तो कितना हौसला बढ़ता है और किस तरीके की उम्मीद जगी है? जब प्रधानमंत्री जी हमारे नाम लिए, हम तो रास्ते में ही थे, पता नहीं था हमको, लेकिन दोस्त लोग फ़ोन करके बोले कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपकी नाम ले रहे हैं इस काम के लिए, तो मन में बहुत बड़ी खुशी हुई। साथ साथ मेरे जितने दोस्त लोग हैं सबको खुशी हो रही है और घर परिवार में खुशी का माहौल है। किस तरीके से आप, चूंकि वो इलाका कभी खासा नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, आप भी मुख्य धारा से भटके हुए थे, किस तरीके से इधर रुझान हुआ और कैसे आप उस इलाके में प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं? 2007-8 में मेरा ऊपर एक केस हो गया 17C एक्ट के तहत। उस समय थे उपेंद्र बाबू एसपी थे, कन्हैया उपाध्याय जी ये थे इंस्पेक्टर साहब हमारे। बोले पप्पू इस लाइन को छोड़ दो और हम लोग का सहयोग करो, क्योंकि ये लोग समाज को बर्बाद कर देगा, आने वाला नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब नक्सलियों के खिलाफ लड़ना है और उसी दिन से लड़ाई शुरू की हम लोग। बसिया, पालकोट, कामडारा, भरनो, चारों थाना के आदमी जुट के संगठन बनाए, नक्सलियों से लड़ाई लड़े। लड़ते लड़ते 17 तक हमारा दक्षिणी क्षेत्र मुक्त हो गया है। नक्सलियों से मुक्त हुआ, उसके बाद पीएम मत्स्य संपदा योजना से आपने फायदा उठाया। कैसे अब उस इलाके में नीली क्रांति हो रही है? तो 2014 में ही हम लोग मछली पालन शुरू कर दिए अपने से। तो इसी दरमियान हमारे एक दोस्त हैं ज्योति लकड़ा जी, ईश्वर गोप जी, यही लोग हैं सो बुद्धि दिए कि भाई ऐसे करो तब ऐसे होगा, और उन लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। अब मछली पालन कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहा है। अब लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया तो और आपका हौसला बढ़ा है, इस काम को और आगे बढ़ाएंगे इलाके में? इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन है लेकिन सिर्फ खेती के लिए है, और मेरा सोच है कि प्रत्येक किसान को एक एक तालाब कर दिया जाए, जिससे सारे का जीवन खुशहाल रहे, अपना पैर पर खड़ा रहे। हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश साहू जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना उनके जीवन में और उस इलाके में जो एक बदलाव की किरण जगी है उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान है, और निश्चित तौर पर जो नक्सलवाद का जो घुन है उसे दूर करने में इस तरह की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो निश्चित तौर पर इनका हौसला बढ़ा है और वो दुगने उत्साह के साथ अब इस इलाके में काम करेंगे। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगातार हमला दिखाता है कि आपातकाल के 50 साल बाद भी उनकी विचारधारा नहीं बदली। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी के लिए चुनाव की वैधता चुनाव में जीत और हार से तय होती है। राहुल गांधी जी की लगातार ये बातें इलेक्शन कमीशन पे ये दर्शाता है कि 50 साल अभी इमरजेंसी के हुए माइंडसेट नहीं बदला है। 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी कहती थी कि इलेक्शन की वैलिडिटी, इलेक्शन की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि मैं चुनाव जीती या नहीं। आज 50 साल बाद राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीता या नहीं इसके आधार के ऊपर तय होगा। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, भाई आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब कर दिया, फिर हिमाचल में अच्छा किया, फिर उत्तराखंड में खराब कर दिया, फिर यूपी बिहार में बड़ा खराब काम किया, बंगाल में अच्छा कर दिया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, देश की जनता को वो समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो शब्द जो उनके लिए प्रयोग होता था वो प्रयोग होना बंद हो गया। और अब बात संसद की। ऑपरेशन सिंदूर पर कल से लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। विपक्ष के रवैये को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संसद सत्र की शुरुआत से ही सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष केवल खबरों में बने रहने के लिए बेवजह हंगामा करता रहा। जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है संसद में, चर्चा के लिए भेजती है। आप चर्चा करो, हम कभी चर्चा से नहीं भागे, कभी भी नहीं। चाहे पिछले सत्र में देखो, ये कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढकर खबरों में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पिछला एक हफ्ता पूरा वॉकआउट में बदल गया।
आप जनता इसीलिए चुन के भेजती है क्या? प्रश्नकाल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको भी बाधित करते हैं। 0 आवर 377 किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। लेकिन आप देखो कल से चर्चा सिंदूर के ऊपर प्रारंभ होगी, कल देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को चिनाब और अंजी पुलों के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का उद्घाटन किया था। इस परियोजना के शुरू होने से कश्मीर घाटी में रेल पटरियों के रखरखाव की क्षमता में बुनियादी बदलाव आया है। रेलवे लिंक ने कश्मीर घाटी में रेल लाइन के रखरखाव वाली मशीनों की आवाजाही को सक्षम बनाया है। जून 2025 की शुरुआत से एक टैंपिंग मशीन तैनात की गई है। ये मशीन रेल पटरियों को उचित प्रकार से एक सीध में रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पटरियों के बीच पत्थर के टुकड़े भरती है। इसने अब तक घाटी में लगभग 88 किलोमीटर रेलवे पटरियों के नीचे पत्थर के टुकड़े भरे हैं। साथ ही मार्ग पर 2 गिट्टी सफाई मशीनें यानी बीसीएम भी तैनात की गई हैं। गिट्टी पटरियों पर जमा होने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ये रेलवे पटरियों को सहारा प्रदान करती हैं। ये मशीनें मिलकर काम कर रही हैं और लगभग 11.5 किलोमीटर पटरियों की गहराई से स्क्रीनिंग कर चुकी हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि उन्नत मेमू रेक अब घाटी में चालू हो गया है। एक अन्य मेमू रेक की आवधिक मरम्मत यानी पीओएच जुलाई 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। और चारबाग कारखाने में एक डेमू रेक का पीओएच भी पूरा हो गया है। चारबाग कारखाने में एक और डेमू रेक का पीओएच कार्य जारी है। इसके अगस्त 2025 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। वहीं जालंधर शेड में एक और डेमू रेक का नवीकरण किया जा रहा है। इसके जुलाई 2025 के अंत तक ही चालू होने की संभावना है। इस बीच कश्मीर घाटी में यात्री सवारी डिब्बों के उन्नयन का कार्य भी जोरों पर है। 31 अगस्त 2025 तक इस कार्य को पूरा कर लेने की बात कही जा रही है। इस समय सीमा के भीतर सभी रेकों को पुनर्निर्मित और उन्नत किया जाएगा। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक ब्रेक का। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर एक हादसे की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर हुए बड़े हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात के दौरान उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि आज सुबह मंदिर के पैदल मार्ग पर बिजली का तार टूट जाने के कारण करंट फैलने की अफवाह उड़ी, जिसके कारण भगदड़ मच गई और इस हादसे में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 5 गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है।
घायलों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास ऐसी अफवाह फैली कुछ कि यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई और उसमें ये दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले। और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के मार्ग पर हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के मार्ग में भगदड़ की दुर्घटना में अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार बहुत पीड़ादायक है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र स्वस्थ हों। और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के मार्ग पर हुई दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ में हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। और अब खबर बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होंगे। ये आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए एक्स पर कहा कि बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा। खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां गोलाघाट जिले के ओरियम घाट स्थित रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि यहां 3000 बीघा से भी ज्यादा वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। वन विभाग की जमीन पर सुपारी के पेड़ समेत बागान भी लगा दिए गए हैं। साथ ही जमीन का इस्तेमाल खनन और नशीले पदार्थों सहित कई अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि जनता के आशीर्वाद की वजह से ही असम में घुसपैठियों के खिलाफ एक निर्णायक मुहिम जारी है। बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन कुछ परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। तो अभी धीरे धीरे सब हट रहा है। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली हो जाए। ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। और अब बात खेल की खबरों की। दिल्ली प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस बार लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। दूसरे सीजन के लीग की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगी, जिसके बाद पहला मैच खेला जाएगा। किस तरह से रहने वाला है डीपीएल का दूसरा संस्करण, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा से यह खास बातचीत की है।
दिल्ली प्रीमियर लीग को लेकर के अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का पूरी तरह से तैयार है। डीडीसीए के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक शर्मा जी। क्या इस बार नया स्पेशल होने वाला है इस डीपीएल में? 2 टीमें तो नई ली हैं, पहले हमारे पास 6 थी और अब हमने 2 टीमें और बढ़ाई हैं, तो टूर्नामेंट 8 टीमों के बीच में है और स्पेक्टेटर्स को और दिल्ली के दर्शकों को ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिलेगी। पूरे महीने का शेड्यूल है, 2 तारीख से शुरू होकर 31 तक चलेगा। बीच में जो हमारी 4 टीमें लड़कियों के हैं उनके भी मैच देखने को मिलेंगे और डबल हेडर के अंदर है, मतलब 2 बजे से मैच शुरू होंगे और एक मैच शाम को होगा, एक 2 बजे से शुरू होगा। तो इस तरीके से पूरा टूर्नामेंट 31 को फाइनल है और ओपनिंग हमारी बहुत शानदार तरीके से हमने शुरुआत करनी है उसकी। हमारे जो अपना बॉलीवुड के स्टार हैं, रफ्तार जो गायक हैं और उनके साथ जो टीम है वो हमने बुक करा है और उस दिन ओपनिंग से पहले इनका शो होगा। और स्पेक्टेटर्स के लिए हमने ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है और इसमें पहली बार इस बार क्या है कि हमने ई टिकटिंग सेल करनी शुरू करी है। लोग बाग जो भी टिकट खरीदते हैं उनको पहले टिकट लेने के लिए बाई हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ती थी। अब क्या है कि ई टिकटिंग से मोबाइल पे आपके आ जाएगी, आप शो करेंगे टंगस्टल पर और आपकी एंट्री हो जाएगी और इससे फोर्जरी जितनी होती थी वो भी बंद होने की कोशिश होगी। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा दे रहा है, उनको भी आगे जाने का मौका मिल रहा है। ये लीग जो है ये प्रोफेशनल लीग बहुत सी स्टेटों ने शुरू करी है, लेकिन महिलाओं की क्रिकेट दिल्ली ने शुरू करी है और पिछले साल भी बड़ा सक्सेस किया हमारा महिलाओं का। उतनी वो ही दर्शक थे जो मैच देखने आते थे, लेकिन महिलाओं के मैच देखने के लिए भी वो गए नहीं, उनको आते हुए बैठ के देखा पूरा मैच और फाइनल तो हमारा यादगार हुआ। अशोक शर्मा जी ने जिस तरह से बताया कि एक तो यहाँ पे ई टिकटिंग के थ्रू जो है वो टिकट मिलेगी, यानी ब्लैकमेलिंग की जो संभावना है वो खत्म कर दी है। स्पेक्टेटर आए, एंजॉय करे और डीपीएल का पहला सेशन जिस तरह से शानदार रहा था, इस बार दूसरा सेशन भी जो है और जो संस्करण है उसको यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरामैन राज के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।